नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पुरस्कार कहानी पढ़ने के बाद हम इसमें से 2, 5, 10, 20 जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सही पढ़ा है। वैसे जो पुरस्कार कहानी में 2 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट ग्रेड में, वो मैंने पढ़ाते टाइम ही बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो कहानियों में आए हैं। फिर भी आप लोग इसको पूरा पढ़ो और पूरा पढ़ करके इन क्वेश्चन उत्तर को सोल्व करो, तो आप लोगों को ये पता चले कि आप जो कहानी पढ़ रहे हो आपके लिए कितनी लाभदायक है। आज का पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। और शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के 4 कहानी संग्रह में से आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। वैसे जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो वो लिखी थी उन्होंने 70 कहानियां। कुल 70 कहानियां लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। और ये जो पुरस्कार कहानी है ये आंधी संग्रह में शामिल है। पुरस्कार कहानी की नायिका है, तो इस पुरस्कार जो कहानी हमने पढ़ी उसमें इसकी नायिका कौन है, जो इसका मुख्य पात्र भी है। तो जो इसकी नायिका है वो शायद वैसे भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मधुलिका है। पुरस्कार कहानी का वर्णन विषय है। पुरस्कार कहानी का वर्णन विषय कौन सा है, तो पुरस्कार कहानी में कौशल राजे का यशोगान है, ये भी है। व्यक्तिगत प्रेम व राष्ट्र प्रेम है, ये भी है। प्रजावत्सल सम्राट की महत्ता है, ये भी है। और मधुलिका के रूप सौंदर्य का वर्णन है, ये भी है। देखो पुरस्कार कहानी का वर्णन विषय। अब हमने सीधा सा देखे कि पुरस्कार कहानी में इन 4 ऑप्शनों में से किस किस बात पे बात हुई है या किस किस ऑप्शन के बारे में बताया गया है। तो वैसे तो पुरस्कार कहानी में इन 4 ऑप्शन के बारे में बातें हुई है, लेकिन जो इसमें मुख्य आंसर है वो है व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की महत्ता। क्योंकि मधुलिका अरुण से व्यक्तिगत प्रेम भी करती थी और अंत में फिर आप लोगों को राष्ट्र प्रेम भी पता चला था। इसी के साथ आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, कौशल राज्य के करसी महोत्सव में एक दिन के लिए कर्षक कौन बनता था। तो कौन बनता था एक दिन के लिए कर्षक, और एक दिन के लिए कर्षक बनता था वो शायद आप लोगों को पता होगा कौन बनता था, राजा बनता था। तो इसका आंसर क्या होगा, द, यानी स्वयं राजा एक दिन के लिए कर्षक बनता था। इस दिन क्या महोत्सव होता था, करसी महोत्सव होता था। किसकी पूजा होती थी, तो इंद्र पूजन होता था। कृषि महोत्सव में राज्यों द्वारा अधिग्रहण भूमि का कितना मूल्य उसके मालिक को दिया जाता था। तो आप लोग बताओ, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या 4 गुना। तो 4 गुना यानी 4 गुना मूल्य उसको दिया जाता था। स्वच्छयनन शब्द का सही शब्द विन्यास होगा, तो इसमें होगा सु प्लस अस्थि प्लस अयन, स्वच्छयन। इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वर्ष करसी महोत्सव में महाराज को बीज देने का सम्मान किसे मिला। तो इस वर्ष किसका खेत चुना गया था, इस वर्ष मधुलिका का खेत चुना गया था। तो बीज देने का सम्मान किसको मिलता था, जिसका खेत चुना जाता था उसकी साल भर देखभाल कौन करता था, जो खेत का मालिक होता था। लेकिन मालिक कहलाता कौन था, राजा। मधुलिका की उस समय की ऊर्जित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की परकुटी भी जरा चढ़ी ही थी। क्यों चढ़ी थी, तो मधुलिका ने अपना खेत देने से इनकार कर दिया था, नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी ये क्या था, कौशल राज्य का राष्ट्रीय नियम था। मधुलिका ने अरुण से प्रेम करने की घोषणा कर दी थी, नहीं। मधुलिका ने क्रोधित होकर सेनापति को अनाप शनाप बातें बोल दी, ये भी नहीं। लेकिन इसमें जो राइट आंसर है, मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राएं महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी। ये अपना खेत देना क्यों नहीं चाहती थी, इसका आंसर आप लोग बताओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये किनकी थी, पितृ पितामहों की भूमि थी। इस कारण मधुलिका अपना खेत नहीं देना चाहती थी। वह राजकीय अनुग्रह में क्या दिया जाता था, खेत का मूल्य और
स्वर्ण मुद्राएं सेना में शामिल होने का आदेश, दुर्ग के दक्षिण में बीहड़ भूमि का दान और श्रावस्ती दुर्ग में पंकजेल ने की नौकरी। तो जो राजकीय अनुग्रह दिया जाता था वो दिया जाता था खेत का मूल्य और स्वर्ण मुद्राएं, और मूल्य भी कितना दिया जाता था, 4 गुना, यानी 4 गुना मूल्य उसको दिया जाता था। अब वो क्या कह रही है, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, ये किसका कथन है? तो ये बात किसने कही थी? अग्निमित्र ने कही थी, कि वृद्ध मंत्री ने कही थी, कि सेनापति ने कही थी, या फिर राजा ने कही थी? तो एक वृद्ध मंत्री ने कहा था कि अबोध क्या कर रही है, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार। तो इसमें आएगा वृद्ध मंत्री। मधुलिका किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी मधुलिका? सेनापति अग्निमित्र की, सेनापति पुष्यमित्र की, या फिर इसमें और ऑप्शन होंगे अन्य। तो आप लोग बताओगे कि मधुलिका किसकी पुत्री थी? तो मधुलिका सेनापति सिंहमित्र की पुत्री थी। सेनापति सिंहमित्र, सेनापति सिंहमित्र की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, मधुलिका के पिता सिंहमित्र किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो किसके विरुद्ध लड़ते हुए मरे थे इनके पिताजी? तो इनके पिताजी मगध के विरुद्ध वाराणसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मधुलिका उस वीर सिंह मित्र की कन्या है। इस बात का परिचय राजा को किसने कराया? सेनापति ने, कि वृद्ध मंत्री ने, अरुण ने, या अग्निमित्र ने? तो वृद्ध मंत्री ने कहा था कि महाराज ये किसकी पुत्री है? सिंह मित्र की, कि वही मगध के विरुद्ध वाराणसी के युद्ध में जिस वीर ने मगध की रक्षा की थी उसी की पुत्री है। इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर, ये किसने पूछा? तो ये राजा पूछता ना कि इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? तो नियम कौन बताता है? मंत्री बताता है। और नियम कौन कौन से होते हैं वो लोग आप कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन से नियम होते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वो है, छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दुष्ट तुम कौन? पुरस्कार कहानी में आए हुए यह कथन किसके द्वारा कहलवाया गया था? तो कौन बोल रही थी और कब बोल रही थी? ये लोग आप बताओगे। और कौन बोल रही थी ये ऑप्शन के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो बोल रही थी ना, कोयल बोल रही थी। कब बोल रही थी? जब ये सेनापति के जब ये अरुण मधुलिका को पेड़ के नीचे सोई हुई दृष्टि में देख रहा था। मैं कर्षक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। मधुलिका ने ये किससे कहा था? तो किससे कहा था मधुलिका ने ये? राजा से, मंत्री से, सेनापति से, या फिर अरुण से? अरुण से कहा था। और अरुण कहाँ का राजकुमार था? ये आप लोग कमेंट करोगे। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सेनापति ने, कि मंत्री ने, कोषाध्यक्ष ने, या अरुण ने? तो ये अरुण ने कहा था। किससे कहा था? मधुलिका से कहा था। और कितने पैर में भूमि दिलवाने की बात कही थी इसने? चौथे पैर में, यानी 4 पैर में मैं तुम्हें वहां की क्या कर दूंगा? महारानी बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण की योजना क्या थी? अरुण की योजना क्या थी? मधुलिका को किसी भी स्थिति में प्राप्त करना, के मधुलिका के सहयोग से श्रावस्ती पर अधिकार करना, के मधुलिका को उसका खेत वापस दिलवाना, या फिर मधुलिका को मगध की रानी बनाना। तो उसका मुख्य मंसूबा तो क्या था? मधुलिका के सहयोग से श्रावस्ती के दुर्ग पर अधिकार करना। अरुण के कहने से मधुलिका के सहयोग से श्रावस्ती पर अधिकार करना।
अरुण के कहने से मधुलिका ने राजा से कौन सी भूमि मांगी थी। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया भी था, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरी तरीके से आया था, लेकिन आया यही था। दुर्ग के उत्तरी नाले के समीप उपजाऊ भूमि, कि मगध के समीप बीहड़ भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाली के समीप जंगली भूमि, या श्रावस्ती के समीप पश्चिमी उपजाऊ भूमि। तो ये जो अरुण के कहने पर मधुलिका ने मांगी थी, वो दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि मांगी थी। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग देख सकते हो, न मानो। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो पुराने पेपर डाउनलोड करो। ये 2022 वाली जो वैकेंसी पूरी हुई थी उसमें आया था, या तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग में आया हो या फिर सामान्य शिक्षा विभाग में आया हो, दोनों में से एक में जरूर आया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि श्रावस्ती दुर्ग के लिए क्या महत्व रखती थी। तो वो सैनिक महत्व रखती थी, कि व्यापारिक महत्व रखती थी, संचार महत्व रखती थी, या धान्य महत्व रखती थी। तो वो कौन सा महत्व रखती थी, आप लोग बताओगे। वो सैनिक महत्व रखती थी। वो सैनिक महत्व क्यों रखती थी, क्योंकि उधर भूमि बीहड़ थी और बहुत सारे जो जंगल, बहुत घना जंगल था। कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। ये कथन किसका है, किसका है ये कथन। और ये तो पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि कथन किसका है। और ये कथन अरुण का है, कि कौशल राष्ट्र की राजधानी में तुम्हारा अभिषेक होगा। कौन से पहर, चौथे पहर तुम्हारा होगा। रात के खालिस्तान पहर में मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिके। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो कौन से पहर में विजय यात्रा होगी, तीसरे पहर में विजय यात्रा होगी। तभी तो ये चौथे पहर में इसको वहां की रानी बनाने के लिए बोल रहा था। कौन, अरुण है। तो अरुण की कब होगी, तीसरे पहर में विजय यात्रा होगी। अगला क्वेश्चन है कि उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, इसका कारण था। तो उसका, किसका मन विचलित हुआ, पहले तो आप लोग ये बताओ। तो किसका मन विचलित हुआ था, मधुलिका का मन विचलित हुआ था। अब कारण क्या था कि उसका मन विचलित हुआ। तो अरुण का लापता होना, राष्ट्र प्रेम जागना, मधुलिका का षड्यंत्र सैनिक द्वारा पकड़ा जाना, कि अरुण का बंदी बनाया जाना। तो मधुलिका के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही थी। क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित हो गया, क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित हो गया। अरुण इस अभियान में सफल होगा या नहीं। मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया। रानी बनने के बाद मैं श्रावस्ती की जनता को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, या मेरी ही भूमि क्यों छीन ली गई। तो क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित हो गया था। तो इसका जो ज्यादा सही आंसर है कि मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया। वैसे एक बार ये इनका मन संशक तो अरुण के लिए भी हुआ था, लेकिन वो संशक हुआ था, विचलित ज्यादा इसके लिए हुआ था कि इसको सहसा याद आता है अचानक कि मैंने ये क्या कर दिया। कौशल राष्ट्र की राजधानी थी। और इसके ऑप्शन और जो इसका उत्तर है वो लोग आप लोग जब भी देखो, जब आप लोगों को टाइम मिले तो बताना, और नहीं मिले तो मत बताना कि कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी। तू कौन है स्त्री, कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। यह कथन किसका था, किसका था ये कथन, और यह कथन कब कहा गया था। ये आप लोग कमेंट में उत्तर देना कि ये कथन कब कहा गया था। और इसका जो राइट आंसर वह अश्वारोही ने कहा था। अंधकार में जब मधुलिका कौशल राज्य के बारे में सोच रही थी, तब कौशल राज्य के कितने सैनिकों से सामना होता है। कितने सैनिक थे, अरे कितने सैनिक थे, 100 सैनिक। और ये कहाँ गए थे 100 सैनिक, ये भी आप लोग कमेंट में बताना, या कम से कम अपने आप ही जब पढ़ो तो सोच तो लेना कि कहाँ गए थे।
जब सेनापति ने अग्निसेन से सैनिकों की संख्या पूछी तो अग्निसेन ने कितने सैनिक बताए, कितने बताए थे? तो ये सैनिक बताए थे इसने 200 सैनिक बताए थे। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चनों का उत्तर सही कर पा रहे हो, इन क्वेश्चनों का उत्तर मेरे बताने से पहले दे पा रहे हो या क्लिक कर पा रहे हो, तो विश्वास रखो आप लोगों का पढ़ना बेहतर है। आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, जिसका परिणाम आपको नेट के एग्जाम में बैठो तो अभी मिलेगा, आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में बैठो तो वहाँ मिलेगा, 100% मिलेगा। आप लोग देखना कि ये जो आप कहानियाँ पढ़ रहे हो यहाँ आधा एक घंटे का समय दे करके, ये प्रत्येक कहानी में से प्रत्येक क्वेश्चन 100% आता है, भले आपके बाकी सिलेबस में आए या न आए, लेकिन रचनाओं में से प्रत्येक रचना में से क्वेश्चन आता है। और ये लिख के ले लो कि अपनी प्रत्येक क्लास में से क्वेश्चन आएगा, भले कोई सा भी पेपर हो। और इसकी जो हम आप लोगों को जल्दी प्रमाण देने की कोशिश करेंगे। अगर नेट का पेपर मिल गया तो नेट के माध्यम से, नहीं तो संस्कृत शिक्षा विभाग के जितने भी पेपर होंगे उसमें आप लोगों को प्रमाण सहित प्रत्येक क्लास से क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट जरूर बताएंगे। क्योंकि कहानियां, रचना, गद्य पद्य रचनाएं हैं, इनमें से पूछा क्या जाएगा? जो रचना वो तो सारी हमने पढ़ डाली, इसके बाहर तो जाएगा भी क्या? बस यही है कि थोड़ा सा ये क्लिक होने लग जाता पढ़ते पढ़ते कि ये पूछा जाएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है या नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो राजा कहता है, मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। राजा के इस आदेश पर मधुलिका का क्या जवाब था? मधुलिका ने क्या कहा था? तो इस जवाब पे मधुलिका ने क्या कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब राजा ने मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहा तो मधुलिका ने क्या पुरस्कार मांगा? और ये क्वेश्चन था कि अरुण को दिया गया मृत्युदंड माफ कर दो, कि मुझे और अरुण को एक राज्य दे दिया जाए, अरुण के साथ मृत्युदंड या अरुण का मृत्युदंड और मुझे प्रत्येक दूर गए। तो इसका जो आंसर था वो था अरुण के साथ मृत्युदंड। और इसमें इस क्वेश्चन से फर्स्ट ग्रेड में कैसा क्वेश्चन आया था कि पुरस्कार कहानी की अंतिम पंक्ति कौन सी थी? शायद ये क्वेश्चन आया था। और या फिर ऐसा आया होगा कि देखो आया तो पक्का था शायद, या 99% तो ऐसा आया था कि पुरस्कार स्वरूप बालिका ने, मधुलिका ने क्या पुरस्कार मांगा। और उसमें ऑप्शन ये था कि अरुण के साथ मुझे भी मृत्युदंड दे दिया जाए। और आप लोगों को जब भी टाइम मिले, आप फर्स्ट ग्रेड के दोनों पेपर जो वर्तमान में हुए थे भी, सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, दोनों पेपरों को डाउनलोड करोगे और उनमें से पुरस्कार कहानी से ये दोनों क्वेश्चन जरूर देखोगे, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने वालों का कभी नहीं होता। सिलेक्शन होने के लिए सबसे मुख्य बात है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक तो कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही है, कम पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो और बार बार पढ़ो। उसका रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार करो, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा सामग्री एकत्रित मत करो। इस कोचिंग के नोट्स, इसके नोट्स, ये किताब, ये साहित्य का इतिहास, ये समीक्षा, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये है कि आप लोग जितना शॉर्ट मैटर, लेकिन शॉर्ट भी ये हो कि पर्याप्त होना चाहिए, सिलेबस के लिए पर्याप्त भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो पर्याप्त ही ना हो और सारे क्वेश्चन से बाहर ही जा रहे हो। तो जितना सिलेबस और समय की मांग है, उस सिलेबस को आप लोग एक बार चुनो और फिर उसको एक बार चुनने के बाद में उस पर पूर्ण रूपेण विश्वास करके लगातार रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन निकालते रहो। टेस्ट पेपर तो लास्ट में देते रहना, बाद में वो आपको जरूर 100% रिजल्ट देगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं और कलम पढ़ेंगे उसकी रात कहानी, फिर उसके बाद में जो भी 1-2 कहानियाँ जुड़ी हुई है वो पढ़ करके हम अपनी कक्षा समाप्त करेंगे। फिर पद्य रचनाओं की ओर चलेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ हिंदी, धन्यवाद।